हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा था इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने इंजीनियरिंग मटेरियल्स से एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर को फिनिश कर दिए थे। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एलॉय। तो एलॉय के बारे में डिस्कस करेंगे। एलॉय क्या होता है, एलॉय को किस लिए बनाया जाता है, पर्पस फॉर मेकिंग एलॉय, ओके। एंड टाइप्स ऑफ एलॉय की बात करेंगे, कितने टाइप्स है, सभी टाइप्स के हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे अलोंग विथ द कंपोजिशन एंड यूजेस। मतलब सभी एग्जांपल के हम लोग क्या कंपोजिशन देखने वाले हैं एंड उसके क्या क्या यूजेस होते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। फटाफट से आप पेन एंड कॉपी निकालिए। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखाऊंगा वो आप डेफिनेटली लिखते चलिए, ठीक है, ताकि आपको भी हेल्प मिले। चलो लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले बात करेंगे एलॉय क्या होता है, एलॉय को किस लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एलॉय? तो अगर सिंपली मैं बोलूँ, एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। एलॉय क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है, ओके। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को हम लोग मिक्स करके वेरियस प्रोपोर्शन पे मिक्स करके हम लोग उसको बनाते हैं एक मिक्सचर, दैट इज़ एलॉय, ठीक है। फिर एलॉय को हम लोग अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एलॉय बनाने का क्या ऐसे ज़रूरत पड़ गया कि हमारे पास तो मेटल्स है, बहुत सारे मेटल्स है, जैसे कि हम लोगों ने क्या किए हैं, आयरन को निष्कासित किए हैं, एल्युमिनियम को निष्कासित किए हैं, कॉपर को निष्कासित किए हैं। तो हमारे पास क्या है, आयरन का प्योर फॉर्म है, कॉपर का भी प्योर फॉर्म है एंड एल्युमिनियम का भी प्योर फॉर्म है। तो हमें एलॉय बनाना किस लिए पड़ा, ओके। एलॉय हम लोग क्यों बनाए? क्योंकि देखो दोस्तों, जो प्योर फॉर्म होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि हमारे कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग यूज़ पे नहीं लगा सकते, इस वजह से हम लोग उसको यूज़ पे नहीं लगा सकते। जैसे कि एल्युमिनियम की बात करें, अगर प्योर एल्युमिनियम हम लोग लेंगे तो प्योर एल्युमिनियम बहुत ही सॉफ्ट होता है दोस्तों, ठीक है। प्योर एल्युमिनियम बहुत ही सॉफ्ट होता है। प्योर एल्युमिनियम से अगर हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा एंड जिस लिए हम लोग बनाएंगे वो काम भी नहीं होगा। मतलब ऐसे देख लो, एल्युमिनियम हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये जो आपका एरोप्लेन का जो ढांचा है, ठीक है, ये जो एरोप्लेन का ढांचा होता है इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पूरा जो बॉडी है एरोप्लेन का वो एल्युमिनियम से ही बनाया जाता है, लेकिन नॉट प्योर एल्युमिनियम। वहाँ पे प्योर एल्युमिनियम यूज़ नहीं होता है क्योंकि प्योर एल्युमिनियम बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर हम लोग प्योर एल्युमिनियम को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जब ये एरोप्लेन उड़ेगा, ठीक है, हवा के प्रेशर में, हवा के दबाव में ये पूरा इसका बॉडी जो है पिचक जाएगा, बिकॉज प्योर एल्युमिनियम आपका सॉफ्ट होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम के साथ और भी कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स करके उसको आपका स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। उसको सॉफ्ट नहीं रहने देते, उसको हार्ड बना देते हैं ताकि वो हवा का जो प्रेशर है, हवा का जो दबाव है उसको सह सके, ओके, ठीक है। अगर हम लोग बात करें गोल्ड की, तो प्योर गोल्ड जो होता है दोस्तों, ठीक है, वो उसमें से हम लोग क्या नहीं बना सकते, उसमें से हम लोग ज्वेल्स नहीं बना सकते। जो गहना हम लोग पहनते हैं ना, ठीक है, हम लोग नहीं पहनते, लड़की पहनते हैं, ठीक है, तो वो गहना प्योर गोल्ड से नहीं बनाया जाता है क्योंकि अगर प्योर गोल्ड को हम लोग गहना बनाएंगे तो फिर जोड़ा ही नहीं जाएगा। मतलब नेकलेस बनाने के लिए, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े को क्या करा जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। एंड प्योर गोल्ड को हम लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा डिजाइन नहीं कर सकते, जिसके लिए यहाँ पे गोल्ड के साथ थोड़ा सा कॉपर मिलाया जाता है, तभी जाके ये जुड़ता है, ओके, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिएगा कि जो गोल्ड, जो आपका गोल्ड ज्वेलर होते हैं, ठीक है, जो गहना होते हैं वो 22 कैरेट का होता है, ओके, 22 कैरेट का होता है। उसमें थोड़ा सा प्योरिटी जो है वो कम रहता है, ओके, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात करेंगे, देखो जो आयरन होते हैं, जो आयरन है, ठीक है, आयरन, प्योर आयरन की अगर बात करें, प्योर आयरन में बहुत एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से प्योर आयरन हम लोग यूज़ नहीं करते, डैट इज़ रस्टिंग, ठीक है। इसमें जो है जंग लग जाता है। इसको अगर हम लोग खुले पे कहीं रखते हैं जहाँ पे पानी होगा, हवा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि प्योर आयरन पे जंग लग जाएगा। तो इसको हम लोग रस्टिंग फ्री करने के लिए इसका
एलॉय बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील तो आप लोगों ने देखा ही होगा, घर के जितने भी बर्तन होते हैं किचन पे, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं। अभी कभी आप लोगों ने देखा है ऐसा कि किचन में जो हम लोग जिस थाली में हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें जंग लगा है, ऐसा आप लोगों ने देखा है? कहीं नहीं देखा है, लेकिन वो आपका लोहे से ही बनाया जाता है, ओके। इसके बावजूद उसमें कोई भी जंग नहीं लगता है, बिकॉज वो होता है आपका एलॉय। उसमें हम लोगों ने और भी कुछ चीज़ें मिलाए हैं, तभी जाके स्टेनलेस स्टील बना है। लेकिन अगर हम लोग थाला जो है वो आपका प्योर लोहे का बनाते तो फिर उसमें डेफिनेटली जंग लग जाता। हर दिन धोना पड़ता है ना, खाना खाने के बाद थाली को धोना पड़ता है, तो उससे क्या होगा, वो जंग लग जाता एंड हमारा हेल्थ भी बहुत ख़राब हो जाता, जंग को हम लोग खा लेते, ओके। ऐसा कुछ होता है। तो एलॉय हम लोग किस लिए बनाते हैं, हमारे जितने भी पर्पस है एलॉय बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे पर्पस है एलॉय बनाने के लिए। तो एक एक करके देखते हैं पर्पस फॉर मेकिंग एलॉय। तो उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में, व्हाट इज़ एलॉय, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, एलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals, टू और मोर मेटल्स, ठीक है। एलॉय क्या होता है, एलॉय दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, व्हाट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर हम लोग किसे कहते हैं? देखो, मिक्सचर इस तरह का मिक्सचर है होमोजेनियस मिक्सचर, जहाँ पे हर एक बूंद पे जो है सभी मेटल्स का जो प्रोपोर्शन या फिर रेशियो कह लीजिए, ठीक है, वो इक्वल रहेगा हर एक बूंद पे। कुछ इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि देखो, ये हमारा एक पानी हो गया, इस बर्तन में हम लोगों ने क्या रखा है, पानी रखे हैं, ठीक है। इसमें अभी हम लोग मिलाएंगे शुगर, चीनी मिलाएंगे, ठीक है। इधर से हम लोग उसको मिलाएंगे नींबू, लेमन, शुगर मिलाएंगे, लेमन मिलाएंगे एंड पूरा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अगर हम लोग यहाँ से 2 घूंट पिएंगे, यहाँ से 2 घूंट पिएंगे एंड यहाँ से 2 घूंट पिएंगे, क्या आपको अलग अलग टेस्ट मिलेगा? आपको अलग अलग टेस्ट मिलेगा क्या? आप चाहे कहीं से भी घूंट पिए, ठीक है, 2 बूंद या फिर 2 घूंट लगा दीजिए, तो आपको सही टेस्ट मिलेगा, एक ही जैसा टेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो मिक्सर है वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हुआ है, ठीक है। एंड सभी जगह पे जो चीनी, लेमन एंड पानी का जो रेशियो है वो इक्वल है हर एक बूंद पे, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। तो एलॉय क्या है? एलॉय है मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर। 2 मेटल्स को या फिर 2 से ज़्यादा मेटल्स को हम लोगों ने कुछ इस तरह से मिक्स किए हैं कि सभी मेटल्स का जो रेशियो है वो हर एक जगह पे क्या है, हर एक जगह पे बिल्कुल आपका कांस्टेंट है, सेम है, ओके। तो ये होगा आपका होमोजेनियस मिक्सचर। चलो, तो फटाफट से डेफिनेशन आप लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या है एलॉय का? बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, एलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। इससे आगे आपको नहीं लिखना है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके साथ आप लिख सकते हैं, ईजी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रास, ठीक है। अब ये ब्रास आपका टूथब्रश नहीं है, ठीक है, ये आपका एक एलॉय है। देन उसके बाद ब्रास, ब्रोंज, ठीक है, एंड स्टेनलेस स्टील, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, ओके। तो ये हो गया डेफिनेशन। नाउ टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ एलॉइंग, ठीक है। एलॉय हम लोग क्यों बनाते हैं, इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, बाकी हम लोग हेडिंग डालेंगे, पर्पस फॉर मेकिंग एलॉय, ठीक है, पर्पस फॉर मेकिंग एलॉय। एलॉय हम लोग क्यों बनाते हैं, बात समझ में आ रहा है? बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। पर्पस इज फॉर मेकिंग एलॉय। एलॉय हम लोग किस लिए बनाते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पर्पस है दोस्तों एलॉय बनाने का, बहुत ही ज़्यादा पर्पस है, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ
क्या, मेटल, टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ मेटल। चलो, टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ मेटल। ठीक है, जो प्योर मेटल होता है वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, वो उतना ज़्यादा प्रेशर को सह नहीं सकता। दैट इज़ वाई हम लोग क्या करते हैं कि उसका एलॉय बनाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड बन जाए। ओके, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम क्या है, आपका प्योर एल्यूमिनियम बहुत ही सॉफ्ट है, उससे अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम लोग ईजीली, उसका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एल्यूमिनियम का एलॉय बना के यूज़ करते हैं तो फिर वो बहुत हार्ड बन जाता है। जैसे कि एरोप्लेन में यूज़ होता है एल्यूमिनियम, वो आपका एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, उसको हार्ड बनाने के लिए एलॉइंग किया जाता है। ओके, तो पहला बात ये हो गया, पहला पर्पस। दूसरा पर्पस देख लेते हैं, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। ठीक है, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। ठीक है, तो मेटल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग एलॉय बनाते हैं। जैसे कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो सरिया यूज़ होते हैं, जो रॉड यूज़ होते हैं, लोहे का जो रॉड यूज़ होते हैं, वो एक्चुअली प्योर रॉड नहीं होते हैं, प्योर आयरन नहीं होते हैं। ठीक है, वो भी आपका स्टील होता है, वन टाइप ऑफ स्टील। ओके, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम लोग प्योर आयरन को एज ए रॉड यूज़ करते कंस्ट्रक्शन पे तो क्या होता, उसमें तो एक रस्टिंग का प्रॉब्लम तो है ही, जिससे कि उसमें वो कोरोड हो जाता, वो क्षय हो जाता। ठीक है, एंड प्योर आयरन का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल मतलब टेंशन को रेजिस्ट करने का जो क्षमता है, टेंशन को सह करने का जो क्षमता है, इसमें बहुत कम है। लेकिन अगर हम लोग इसका एलॉय यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्टील यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टील यूज़ करते हैं, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। ओके, तो इससे अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो डेफिनेटली वो 3-4 साल में ही वो बिल्डिंग गिर जाएगा। लेकिन इससे अगर बनाएंगे तो इसका हम लोग 100 साल भी गारंटी दे सकते हैं कि 100 साल में ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मार्केट में बहुत ही टाइप्स ऑफ बार निकल गया है, 500, 600, ओके, साइज 500 TMT बार, 600 TMT बार। तो वो क्या होता है, उसका जो इंग्रेडिएंट के मात्रा अलग अलग होते हैं। ओके, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है अलग अलग होते हैं। चलो, अब बात करते हैं तीसरा पर्पस के बारे में। तीसरा पर्पस क्या है, सबसे it is done to make the metal corrosion resistance। ठीक है, रेजिस्टेंट। ओके, मेटल्स को, प्योर मेटल्स को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो कोरोड हो जाएगा, उसमें क्षय हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एलॉय बनाते हैं तो उसका जो कोरोशन है वो बहुत ही कम होता है, वो उसका जो क्षय होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो हम लोग एलॉइंग क्यों करते हैं, ताकि मेटल जो है वो क्षय ना हो, वो कोरोड ना हो जाए। ओके, ये है तीसरा। अभी चौथा देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फोर्थ नंबर पर्पस, टू एनहांस द मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। टू enhance the malleability and ductility। ठीक है, टू एनहांस द मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है ना, डक्टिलिटी भी आपका एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए और भी ज़्यादा करने के लिए हम लोग एलॉय करते हैं। अभी मेलिएबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, इसको समझते हैं। व्हाट इज़ द डक्टिलिटी? डक्टिलिटी क्या है, किसी एक मेटल को अगर हम लोग दोनों तरफ से खींचेंगे तो क्या होगा बोलो। ये आपका एक आयरन का रॉड है, इसको अगर हम लोग दोनों साइड से खींचेंगे तो एक हद तक ये आपका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये पतला हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ऐसे पतला हो जाएगा। एंड देखो यहाँ पे पतला हो गया है। अभी
और भी ज़्यादा अगर हम लोग टेंशन देते हैं तो यहाँ से वो टूट जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से नेक फॉर्मिंग होगा, ऐसे नेक फॉर्मिंग होगा एंड ये आखिर में ऐसे टूट जाएगा। तो देखो अब डक्टिलिटी क्या है कि डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी मेटल पे अगर हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाते हैं तो उसको वो लेंथ इंक्रीज कराने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें है बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी, इसमें कम डक्टिलिटी था जिसके लिए ये थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ एंड ये टूट गया। लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी है तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ओके, थोड़ा सा आपका लंबा हो सकता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा होके ये टूट जाएगा। दैट इज़ डक्टिलिटी। एंड मेलिएबिलिटी इसका ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। जैसे कि देखो ये एक मेटल का टुकड़ा हो गया, इधर से हम लोग ऐसे कंप्रेशन दिए हैं, कंप्रेशन देने से वो क्या होगा, एक हद तक थोड़ा सा कंप्रेस होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एंड उसके बाद वो टूट जाएगा। लेकिन मेलिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि इसको कंप्रेस होने में हेल्प करता है। वो अब क्या होगा, पहले से ज़्यादा कंप्रेस होगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग एनहांस करने के लिए, इसको और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए हम लोग एलॉय बनाते हैं, ठीक है ना। चलो अभी और देख लेते हैं कुछ पर्पस। 5 नंबर पर्पस, टू गेट द क्या है, टू गेट अट्रैक्टिव सरफेस एंड अपीयरेंस, टू गेट अट्रैक्टिव सरफेस एंड अपीयरेंस, ठीक है। तो मेटल का जो सरफेस है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसका अपीयरेंस, उसका जो लुक्स है उसको अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, हम लोग एलॉय करते हैं। ये भी एक पर्पस हो गया एलॉय बनाने का, ओके। देन उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स कैन बी regulated by making alloy, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल का, उसको हम लोग एलॉय बना के उसको रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब देखो एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग दूसरे चीज़ों को हीट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट दिया जाएगा, तो उस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ऊंचा रखना होगा। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग एलॉय बनाएंगे उस मेटल का, ताकि वो कम हीट से ना पिघल जाए, ओके। उसका जो पिघलने का जो टेम्परेचर है उसको हम लोग हाई रखने के लिए उसका हम लोग एलॉय बनाएंगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई मेटल जो है उसको पिघलाने के लिए आपका बहुत ज़्यादा हीट लगता है, लेकिन हमें कम हीट से उसको पिघलाना है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग लो करा सकते हैं, ओके। मतलब मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग अगर चाहे तो हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, मतलब, ओके। तो वो हो गया आपका छठा पर्पस, ओके, छठा पर्पस हो गया। एंड एक और देख लेते हैं, आखिरी क्या है, टू द color and the luster of metal can be improved, ठीक है। ये भी हम लोग कर सकते हैं। मेटल का जो कलर है एंड जो लस्टर है, लस्टर बोले तो उसका चमकना, ठीक है, मेटल का चमकना, उसको हम लोग लस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड कलर, इन दोनों को भी हम लोग जो है एलॉय बना के चेंज कर सकते हैं, ओके। इसको जो है हम लोग एलॉय बना के चेंज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये कुछ पर्पस हो गया दोस्तों। ये कुछ पर्पस आप अगर याद रखते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम पे अगर पूछा जाए तो आप ये सभी लिख सकते हैं, ओके, डेफिनेटली लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे पर्पस है एलॉय बनाने के लिए, तो आपको उतना याद नहीं रखना है, आपको कुछ ही याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम पे अगर पूछा जाए तो आपको 3 से 4 ही लिखना होता है, ओके, ठीक है। चलो ये तो हो गया पर्पस फॉर मेकिंग एलॉय। अभी हम लोग एलॉय के टाइप्स देखेंगे, फटाफट से देखेंगे टाइप्स, एक टाइप्स का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एंड एग्जाम्पल का
कंपोजिशन देखेंगे एंड उसका यूज़ भी देखेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं। टाइप्स ऑफ एलॉय। टाइप्स ऑफ एलॉय, पहला टाइप है फेरस एलॉय। ठीक है, पहला टाइप क्या है? फेरस एलॉय। एंड दूसरा टाइप है नॉन फेरस एलॉय। बस यही दो टाइप्स है, नॉन फेरस एलॉयस। ठीक है, फेरस एलॉय अभी क्या है? फेरस एलॉय जिन सभी एलॉय पे आयरन जो है एज ए मेन इंग्रेडिएंट काम करता है, आयरन जो है वहाँ पे मुख्य इंग्रेडिएंट की काम करता है। ओके, आयरन ज़्यादा मात्रा में होता है, वही होता है फेरस एलॉयस। ठीक है, एंड नॉन फेरस एलॉय में आयरन का मात्रा होता है लेकिन वो बहुत ही कम होता है, कुछ कुछ में आयरन होता ही नहीं। ओके, दूसरे मेटल से बनाया जाता है, वो होता है आपका नॉन फेरस एलॉय। ओके, प्रेजेंट ऑफ आयरन एज ग्रेटर अमाउंट। ठीक है, आयरन का जो मात्रा होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा। ओके, लेस अमाउंट ऑफ आयरन। ठीक है, यहाँ पे आयरन का मात्रा बहुत ही कम होगा, कुछ कुछ में आयरन होता ही नहीं है। तो ये दोनों हो गया आपका टाइप्स फेरस एलॉय, जहाँ पे आयरन जो है मुख्य इंग्रेडिएंट की काम करता है, मेन इंग्रेडिएंट की काम करता है। लेकिन नॉन फेरस एलॉय में आयरन का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, आयरन कुछ कुछ में होता है बहुत ही कम मात्रा में, एंड कुछ कुछ में आयरन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका नॉन फेरस एलॉय। ठीक है, इसका डेफिनेशन आपको नहीं देखना है, जस्ट आप याद रखिए, या फिर आप लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं। ठीक है, एलॉयस व्हिच कंटेन आयरन एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट, एलॉयस which contains iron as a मेजर और मेन भी आप लिख सकते हैं, मेजर कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड फेरस एलॉय। ठीक है, फेरस एलॉय। ओके, ठीक है, फेरस एलॉयज। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं फेरस एलॉय का। नॉन फेरस एलॉय का आप उसमें लिख सकते हैं आयरन इज नॉट यूज्ड एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट। ओके, वो होता है आपका नॉन फेरस एलॉय। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा आपको नहीं देखना है। एलॉय से अगर कुछ पूछा जाता है तो आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलॉय, कि एलॉय क्यों बनाया जाता है। ठीक है, एंड कुछ एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली पूछ लेगा कि ये इसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है। जैसे कि ब्रास की बात करें, ब्रास में क्या क्या कंपोनेंट है, उसका कंपोजिशन क्या है, किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, स्टेनलेस स्टील में आयरन कितनी मात्रा में होता है और क्या क्या चीज़ होता है, उसका मात्रा क्या क्या होता है, ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ एलॉय में अभी हम लोग बात करेंगे फेरस एलॉय के बारे में। फेरस एलॉय, तो फेरस एलॉय में जो आपका एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील ये होता है फेरस एलॉय का एग्जाम्पल। अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें इसका, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमियम, निकेल, देन उसके बाद कार्बन एंड आयरन। ठीक है, तो आयरन को हम लोग पहले रखेंगे। आयरन कितना होता है यहाँ पे? 84% आयरन होता है दोस्तों। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये फेरस एलॉय है, आयरन ही इसका मेन इंग्रेडिएंट है या फिर कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम जो है वो 14% के आसपास रहता है। ठीक है, निकेल जो है वो 1% के आसपास रहता है। एंड कार्बन जो है वो भी 1% के आसपास रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिशन। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के कंपोजिशन, ये सभी चीज़ों से बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। अगर इसकी यूज़ की बात करें तो यूज़ क्या होगा स्टेनलेस स्टील का? यूजेस क्या होगा?
फॉर मेकिंग किचन अटेंसिल्स, ठीक है। किचन के लिए जो बर्तन बनाए जाते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। जैसे कि थाली एक होता है आपका बर्तन, ठीक है, थाली भी क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है वो। ओके, ये पहला हो गया फॉर मेकिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अभी सर्जिकल क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक वो नहीं, ओके, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था उरी में वो नहीं है आपका, ठीक है। ये होता है आपका क्या दोस्तों, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं ऑपरेशन के वक्त, ठीक है। हमारे बॉडी को चीर फाड़ करने के लिए, सिलाई करने के लिए जो यूज़ किया जाता है जितने भी इंस्ट्रूमेंट, वो होता है आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि कई तरह की कांची हो गया, ठीक है, कई तरह के कांची हो गया आपका, जो कि काटने के लिए यूज़ किया जाता है, सिलाई करने के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए होल्डर, ठीक है, एंड जो ट्रे होता है वो सभी क्या होता है, स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। ओके, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मेकिंग ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ऑटोमोबाइल बोले तो जो भी कार्स वार्स वो होते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेनलेस स्टील के बारे में। फटाफट से ये सारी चीज़ें लिख लीजिए आप। ओके, इसके बाद हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है आपके क्रोमियम स्टील, क्रोमियम स्टील, ठीक है ना। क्रोमियम स्टील में क्या होता है, तीन चीज़ होता है, कार्बन, क्रोमियम एंड आयरन। तो आयरन जो होगा वो मेन रूप में होगा। आयरन कितना है, आयरन आपका लगभग 81 से लेके 99 तक है, ठीक है। चलो इसको और भी अगर हम लोग बताएंगे तो 80.7% से 99.35% जो है वो आयरन ही होता है। उसके बाद क्रोमियम कितना होता है देख लेते हैं। क्रोमियम जो है वो आपका होता है लगभग 18% तक, ठीक है, लगभग 18% तक। शुरू कहाँ से होता है, 0.1% से लेके 18% तक जो है क्रोमियम हो सकता है। एंड कार्बन जो है, कार्बन कितना रह सकता है, 0.5% से लेके 1.3% तक कार्बन इसमें प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये होता है क्रोमियम स्टील का कंपोजिशन। इसमें आपका निकेल नहीं होता है, ओके, ये इसमें सिर्फ आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन ही होता है। एंड इसको किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, कटिंग, मेकिंग फाइल्स एंड मेकिंग बॉल बियरिंग्स, ओके, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग कटिंग रॉक और रॉक कटिंग मशीन, ठीक है। पत्थर काटने के लिए जो ठीक है, पत्थर काटने के लिए जो आपका मशीन बनाया जाता है वो आपका क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। दूसरा क्या है, फॉर मेकिंग फाइल्स। अब ये फाइल्स क्या है, व्हाट इज़ फाइल्स। जैसे देखिएगा हमारे घर पे जो चाकू पाकू होते हैं ना, ठीक है, चाकू छुरी जो भी होते हैं उसका जो धार होता है जिससे कि हम लोग काटते हैं, शार्प एज, ठीक है, जिससे हम लोग काटते हैं उसको हम लोग हमारे यहाँ पे लोकल में धार कहते हैं। वो धार अगर बिगड़ जाए तो उसको धार देना पड़ता है, किसी चीज़ के साथ उसको घस के ऐसे धार देना पड़ता है। हमारे गांव में तो वैसे जो मिट्टी है, थोड़ा सा मिट्टी लेके दीवार पे ऐसे घस देता है तो वो हो जाता है। लेकिन फाइल्स एक ऐसा टूल है, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है फाइल्स एक टूल, जिससे कि ऐसे धार दिया जाता है ऐसे घस के, ठीक है, वो होता है आपका फाइल्स, ठीक है। ये होता है आपका। दूसरा होता है आपका बॉल बियरिंग पे भी यूज़ किया जाता है, फॉर मेकिंग बॉल बियरिंग्स, देन कनेक्टिंग रॉड्स, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड्स जो होता है, ये कुछ कामों के लिए क्रोमियम स्टील को यूज़ किया जाता है। ओके, चलो अब जगह नहीं है तो मुझको फिर इरेज करना होगा। इसके बाद एक और स्टील को देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद चले जाएंगे हम लोग नॉन फेरस एलॉय में बहुत सारे एलॉयस हैं, उसको एक एक करके हमें देखना होगा।
यानी उसके सभी यूजेस हमें देखना होगा, ठीक है। क्लास थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन नॉट प्रॉब्लम, चीज़ें जो हम लोग सीख रहे हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से सवाल जो है पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा भी आप लापरवाही मत करिए, सारी चीज़ों को लिखिए। एंड अगर आपके पास केमिस्ट्री किताब है तो फिर बहुत अच्छा, वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखेंगे मेरे साथ साथ तो फिर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलो एक और स्टील की बात कर लेते हैं जो कि फेरस एलॉय में आता है, वैनाडियम स्टील। वैनाडियम ये तीसरा एग्जाम्पल है फेरस एलॉय का, वैनाडियम स्टील। ओके, व्हाट इज वैनाडियम स्टील? ठीक है, वैनाडियम स्टील में क्या होता है, आपका वैनाडियम प्रेजेंट होता है एंड जैसे कि क्रोमियम, कार्बन एंड आयरन तो प्रेजेंट होता ही है। तो यहाँ पे देख लेंगे कंपोजिशन में आयरन कितना है, लगभग आपका आयरन 99 तो नहीं जाता है लेकिन 97.5 से 98% तक आयरन प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद क्रोमियम लेंगे, क्रोमियम एंड कार्बन, देन उसके बाद वैनाडियम, ठीक है। ये चीज़ें जो है प्रेजेंट होता है यहाँ पे। क्रोमियम कितना प्रेजेंट होता है, क्रोमियम आपका होता है 1.1 से 1.5%, 1.1 से 1.5%। कार्बन आपका कम मात्रा में ही होगा, वो है 0.4 to 0.5%, ठीक है। एंड जो वैनाडियम है दोस्तों वो बहुत ही कम मात्रा में होता है ये, ठीक है। ओके, ये हो गया वैनाडियम स्टील। वैनाडियम स्टील को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर मेकिंग गियर्स एंड बियरिंग्स, ठीक है, फॉर मेकिंग एक्सेल, फॉर मेकिंग स्प्रिंग एंड पिस्टन, फॉर मेकिंग, अच्छा सिर्फ मैं नाम देता हूँ, गियर्स बनाने के लिए, ठीक है, बियरिंग्स बनाने के लिए, गियर्स बनाने के लिए, बियरिंग बनाने के लिए, देन उसके बाद आपका एक्सेल्स, ठीक है। अब एक्सेल्स क्या होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो बहुत कार होते हैं ना जो, ठीक है, उसके पीछे देखिएगा जो दो पहिया के बीच में ऐसे कनेक्टर होता है ऐसे, ठीक है। ओके, ये होता है आपका एक्सेल्स, दैट इज मेड ऑफ वैनाडियम स्टील। ओके, दोनों पहिया को जो पार्ट जोड़ता है उसको हम लोग किससे बनाते हैं, वैनाडियम स्टील से बनाते हैं। ओके, ये होता है एक्सेल्स। देन पिस्टॉन्स, ठीक है, एटसेट्रा। ये हैवी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग वैनाडियम स्टील का क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टील का जो हार्डनेस है और भी ज़्यादा लगे, स्टील का जो स्ट्रेंथ है वो हमें और भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक्सेल के ऊपर जो है पूरा लोड पड़ता है, देखिएगा एक्सेल के ऊपर जो है लोड पड़ता है वहाँ पे। ओके, तो एंड पिस्टन पे भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, गियर्स पे भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। ओके, तो सभी हैवी चीज़ों को बनाने के लिए जो है वैनाडियम स्टील का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड स्प्रिंग को बनाने के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है वैनाडियम स्टील। तो यहाँ पे आप स्प्रिंग भी लिख सकते हैं, स्प्रिंग्स। ओके, चलो ये हो गया हमारा फेरस एलॉय के कुछ एग्जाम्पल। अभी हम लोग नॉन फेरस एलॉय के एग्जाम्पल देखेंगे। नॉन फेरस एलॉय एक एक करके देखेंगे सारी चीज़ों को। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर आपके पास किताब है तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो करा रहा हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट है। ओके, नॉन फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय। ओके, नॉन फेरस एलॉय में आप देखिएगा, एक तो है आपका नाइक्रोम, डच मेटल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, देन डूरालुमिन। ओके, ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट क्या हो गया, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो गया नॉन फेरस एलॉय का। नाइक्रोम, सबसे पहले बात करते हैं नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम में क्या होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज एंड आयरन होता है। ओके, देखो यहाँ पे होता है निकेल जो कि है 60%, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, निकेल है, ठीक है। क्रोमियम है 12% एंड मैंगनीज है आपका 0.2%। अच्छा, इसके बाद क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम है आपका 12%, ठीक है। एंड क्रोमियम के बाद मैंगनीज Mn, ये होता है 0.2%, बोले तो 2%।
ओके। एंड होता है उसके बाद आयरन, आयरन लगभग आपका 26% होता है, लेकिन नॉट एज अ मेन कंपोनेंट। तो यहाँ पे मुख्य रूप में कौन प्रेजेंट है, निकल प्रेजेंट है। ये होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम का यूज़ कहाँ पे है दोस्तों, नाइक्रोम का यूज़ होता है आपका फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ स्टोव, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन्स, वाटर हीटर एंड टोस्टर एंड रेजिस्टेंस कॉयल। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस कॉयल बनाने के लिए, रेजिस्टेंस कॉयल को, नॉट कॉइन, दिस इज कॉयल। हीटिंग पार्ट ऑफ स्टोव, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, देन उसके बाद उसको क्या कहते हैं हम लोग, आयरन जो कि हम लोग इस्त्री करते हैं, ठीक है, उस आयरन को बात यहाँ पे कर रहा हूँ, आयरन्स, ठीक है। आयरन्स में भी जो हीटिंग पार्ट होते हैं, जो गर्म होता है, ठीक है, जो वाला हिस्सा गर्म होता है आपका, वो किससे बनाया जाता है, नाइक्रोम से बनाया जाता है। जो हीटिंग, जो स्टोव होता है, ठीक है, स्टोव, वहाँ पे नाइक्रोम का तार से यूज़ किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रिक हीटर में भी आपका नाइक्रोम यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस कॉयल, जो कि रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, बल्ब में देखिएगा यूज़ होता है, वो आपका वहाँ पे लाइट इफेक्ट आता है, हीटिंग इफेक्ट आता है। जो पुराने वाले बल्ब थे ना, ठीक है, वो आपका 100 वाट का आता था, 50 वाट का आता था, 60 वाट का आता था, 200 वाट का आता था, वो सभी बल्ब्स में नाइक्रोम यूज़ किया जाता है। चलो, ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं आपका डच मेटल। डच मेटल, ठीक है, डच मेटल में क्या होता है दोस्तों, आपका कॉपर एंड जिंक होता है। Cu कॉपर होता है 80% एंड जिंक होता है आपका 20%। ओके, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, चीप ज्वेलरी के लिए, जो कि सस्ते वाला ज्वेलरी मिलते हैं ना बाज़ार में, जो ज्वेलरी मिलते हैं, जो गहना मिल जाते हैं, ओके, कॉमनली यूज़ करने के लिए, उसको बनाने के लिए बनाया जाता है चीप ज्वेलरी, ठीक है। चीप ज्वेलरी बनाने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। एंड आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे देन उसके बैटरी कैप्स हो गया, फ्लेक्सिबल हॉसेस हो गया, देन बैटरी कैप्स, ठीक है, जो छोटे छोटे बैटरी मिलते हैं ना, वो आपका डच मेटल से होता है, बनाया जाता है। ओके, चीप ज्वेलरी, बैटरी कैप्स हो गया। एंड एक और था आपका जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर से क्या होता है, जर्मन सिल्वर आपका कॉपर, यहाँ पे रहता है कॉपर 50%, ठीक है, निकेल रहता है आपका, निकेल लगभग रहता है आपका 30% एंड जिंक रहता है आपका 20% एंड जिंक रहता है 20%, ठीक है। एंड जर्मन सिल्वर को किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर मेकिंग कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स। इसको यूज़ किया जाता है कॉइन्स बनाने के लिए, देन ऑर्नामेंट्स भी होता है आपका, गहना होता है, ठीक है। एंड आपका कॉइन्स एंड डेकोरेटिंग मटेरियल, घर सजाने के लिए या फिर दूसरी चीज़ों को सजाने के लिए डेकोरेटिंग मटेरियल्स, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है आपका गन मेटल। यहाँ पे जगह है आई थिंक, अच्छा चलो, ये होता है आपका गन मेटल, ठीक है, ये होता है आपका गन मेटल। गन मेटल में क्या होता है दोस्तों, कॉपर होता है 88, टीन होता है 10% एंड जिंक होता है, कॉपर होता है आपका 88, टीन होता है 10%, ओके, एंड 2% होता है आपका जिंक, एंड जिंक होता है 2%, ठीक है। इसको किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, बेयरिंग पे, कॉइन्स पे एंड हाइड्रोलिक फिटिंग पे, फाउंडरी वर्क्स। गन मेटल को यूज़ किया जाता है कॉइन्स पे, ठीक है, देन उसके बाद हाइड्रोलिक फिटिंग पे, पानी के जितने भी फिटिंग्स होते हैं, ठीक है, उसको गन मेटल से बनाया जाता है। जो आप देखिए रनिंग वाटर सिस्टम में
जो भी चीज़ें होते हैं फिटिंग के लिए वो आपका हाइड्रोलिक फिटिंग होता है, उसको हम लोग हाइड्रोलिक फिटिंग कहते हैं। ठीक है, कॉइन्स पे हाइड्रोलिक फिटिंग पे, और एक है यहाँ पे जो कि है आपका बियरिंग बनाने के लिए। ठीक है, और जगह नहीं है तो और एक लिख लो आप डूरालुमिन, और एक लिख लो आप फटाफट से डूरालुमिन, ये और एक होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एल्युमिनियम होता है 95%, एल्युमिनियम होता है 95%। देन उसके बाद होता है आपका कॉपर होता है आपका 4%। ठीक है, कॉपर के बाद रहता है मैग्नीशियम Mg होता है कितना 0.5%, एंड होता है आपका 0.5% मैंगनीज Mn, ये भी होता है 0.5%। एंड इसको किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, मतलब एरोप्लेन्स में उसमें यूज़ किया जाता है। एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स में यूज़ किया जाता है इसको, ऑटोमोबाइल या फिर लोकोमोटिव पार्ट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज फॉर मेकिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि डूरालुमिन से बनाया जाता है। एंड यूज फॉर मेकिंग केबल्स। ओके, तो जो केबल्स होते हैं वो आपका डूरालुमिन से बनाया जाता है। तो ये फटाफट से आप लिख लीजिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। या फिर अगर आपके पास कोई किताब है तो किताब से भी आप ये कुछ एलओएस के एग्जाम्पल आप वहाँ से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको याद हो सकते हैं बहुत ही अच्छा, उसकी यूजेस आप देख लीजिएगा। एक दो आपको पूछ लिया जाता है, एक या दो आपको डेफिनेटली पूछ लिया जाता है कि इसका कंपोजिशन क्या है, यूज़ क्या है बताओ। ठीक है, अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ एलॉय एंड पर्पस ऑफ एलॉय। तो आपका एलॉय का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, पर्पस भी पूछा जा सकता है, एलॉय के टाइप्स भी पूछा जा सकता है। एंड ये कुछ एग्जांपल हो गया जो कि आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है। एलॉय से हर एक एग्ज़ाम पे आपका सवाल पूछा जाता है 2 से 3 मार्क का। ठीक है, तो ये जो छोटा सा क्लास हम लोगों ने आज किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने किताब से भी स्टडी करना होगा। थोड़ा सा जो एग्जाम्पल है कुछ एग्जाम्पल आप याद रखते हैं तो बेहतर रहता है। ओके, चलो तो आज का क्लास यही पे एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे तब हम लोग जैसे कि आपका पॉलीमर हो गया, मोनोमर हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपना स्टडी बराबर करते रहना। थैंक यू वेरी मच।